हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपको 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान को। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान को उगते सूरज की भूमि कहने का कारण यह है कि सूर्य सबसे पहले जापान में उगता है, उसके बाद ही दुनिया के अन्य हिस्सों में उगता है। यहाँ पे जापान का राष्ट्रीय झंडा भी सूर्य उदय को दर्शाता है, जिसमें एक लाल घेरा सफेद पृष्ठभूमि पर उगते सूरज का प्रतीक है। भारत में अरुणाचल प्रदेश को भी उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। उगते सूरज की भूमि शब्द का प्रयोग जापान और अरुणाचल प्रदेश दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन यह जापान के लिए अधिक प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 राज्य। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, और इनमें से कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, उसके बाद आपका मेघालय हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भारत के 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 राज्य। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 शेर। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। ये शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेरों के अलावा एक गोल आधार पर एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल भी है, और बीच में एक चक्र है। यह प्रतीक जो कि है सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्मनी। जर्मनी देश ने साइकिल का आविष्कार किया था। 1817 में किया था। कब किया था? तो 1817 में जर्मनी ने किया था। और आविष्कार जिसने किया था उनका नाम था कार्ल वान ड्रेइस ने पहली बार साइकिल बनाई, जिसे स्विफ्ट वॉकर या ड्रेसियन कहा जाता था। यह साइकिल लकड़ी की बनी होती है। इसे चलाने के लिए पैरों से जमीन को ढकेलना पड़ता था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियतनाम में। लाल नदी वियतनाम में बहती है। यह नदी चीन से निकलकर किससे निकलती है? तो चीन से निकलती है, और चीन से निकलकर उत्तरी वियतनाम में प्रवेश करती है और टोनकिन की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियतनाम। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो अभी यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखें तो रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उस समय हम यूएसएसआर बोलते थे। रूस को यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत संघ राज्य। और अभी इसका बंटवारा हो जाने के बाद आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी के अनुसार उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। किस जगह पे? तो ताशकंद एक जगह है, उस जगह पे हुई थी 11 जनवरी 1966 को। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए थे? तो आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इसका नाम पहले इलाहाबाद था, और इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है जानते हैं आप? तो प्रयागराज रखा गया है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज रखा गया है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज रखा गया है। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे।
चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे? प्रयागराज में, जो कि पहले इलाहाबाद बोला जाता था, उसके अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई थी तो उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली ताकि वे अंग्रेजों के हाथों जिंदा न पकड़े जाए। यह घटना 27 फरवरी 1931 को हुई थी। आज अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे वे शहीद हुए थे वो अल्फ्रेड पार्क था और अल्फ्रेड पार्क का नाम हटाकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 19 नवंबर को 1828 में हुआ था। कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से लोग मनु कहते थे। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जन्म स्थान कहाँ था? तो बनारस था। और जन्म तिथि कब था? तो 19 नवंबर 1828 को। और बचपन का नाम क्या है? तो मणिकर्णिका है। बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका। और पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है मोरोपंत तांबे। क्या है? मोरोपंत तांबे। उसके बाद इनकी माता का नाम है भागीरथी बाई। माता का क्या नाम है? भागीरथी बाई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ, जिसे मृगदाव या हिरन उद्यान भी कहा जाता है, बनारस के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के पास स्थित है। बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को यहाँ उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म के पहियों को घुमाना। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मथुरा में। मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा में औसतन 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मथुरा कहाँ पे स्थित है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि आरबीआई का। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ और सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख और सर ओसबॉर्न आरबीआई के पहले गवर्नर थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? और यहाँ पे भाषाओं के अनुसार भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। लंबे आंदोलन के बाद तेलुगु भाषी लोगों के लिए इस राज्य का गठन किया गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिरोशिमा पर। पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था। कहाँ पे? तो जापान के हिरोशिमा शहर पर। यह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, जो एक B-29 बॉम्बर विमान से गिराया गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में फेंका गया था। हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। जापान के हिरोशिमा शहर में। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। और लिटिल बॉय
नामक परमाणु बम गिराया था? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो दुनिया के कुल भूभाग के 11% के बराबर है। कितने परसेंट? 11%। उसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है चीन। कौन सा? दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे आता है हमारा भारत। दुनिया के सबसे बड़ा देश रूस हो गया, कनाडा, चीन और सातवें नंबर पे भारत आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल। राहुल गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था। गौतम बुद्ध और राजकुमारी यशोधरा के इकलौते पुत्र थे। राहुल के माता का नाम क्या था? तो यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। और इनके पिता का नाम गौतम बुद्ध। राहुल के पिता का नाम गौतम बुद्ध और माता का नाम यशोधरा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी और 1879 में आई थी। सबसे पहले कब आई थी? 1879 में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? इस ऑप्शन के अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लैंड। विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड देश में बनाई गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है और दूसरा सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है। पहला तो हो गया बुध और दूसरा सबसे हल्का शनि ग्रह हो जाएगा। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बुध है वो शनि का यानी कि सूरज के सबसे निकटतम ग्रह है और आकार में भी सबसे छोटा है। जिसके कारण यह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह माना जाता है। हालांकि कुछ लोग शनि को भी सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह मानते हैं क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है, लेकिन द्रव्यमान के हिसाब से बुध सबसे हल्का ग्रह है। तो इससे क्या पता चलता है? घनत्व के हिसाब से शनि सबसे हल्का ग्रह है और द्रव्यमान के हिसाब से बुध सबसे हल्का ग्रह है। अगर यदि पूछा जाए सबसे हल्का ग्रह है तो शनि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर घनत्व वाला ग्रह पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा शनि। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मच्छर। मच्छर के काटने पर डेंगू बीमारी होती है और मच्छर की एक प्रजाति है एडिज मच्छर। और डेंगू बीमारी एडिज एक मच्छर की प्रजाति है, उसी के काटने से डेंगू बीमारी होती है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के बाद 4 से 7 दिन के अंदर दिखाई देते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हें यह उपाधि दी गई थी, मिसाइल मैन उपाधि दी गई थी। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।